नमस्कार, आप देख रहे हैं कच्चा चिट्ठा और मैं हूं आपके साथ दृष्टि गुप्ता। भारत में अपनी नापाक साजिशों को अंजाम देने के मकसद से बैठे साजिशकर्ताओं पर एक बार फिर से कानून का शिकंजा कसा है। जो भारत को 2050 तक इस्लामिक मुल्क बनाने की साजिश रच रहे थे, उनके अरमानों पर पानी फिर गया है, क्योंकि एनआईए और यूपीएटीएस ने ताबड़तोड़ एक्शन लिया है, जिसके बाद अपराधियों के हौसले बुरी तरह से पस्त पड़ गए हैं। भारत में प्रतिबंधित पीएफआई अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। पहले ही उस पर कानून का चाबुक चल चुका है, लेकिन फिर भी वो अपने नापाक इरादों को पूरा करने में लगा हुआ है। लेकिन हमारे देश की सुरक्षा एजेंसियां उनसे एक दो नहीं 4 कदम आगे हैं, इसीलिए उनकी किसी भी नापाक साजिश को पूरा नहीं होने देंगी। भारत को इस्लामिक मुल्क बनाने की साजिश तो पहले से ही चल रही है और अब इसमें एक नया पैंतरा अपराधियों ने जोड़ा है, गजवाए हिंद, जिसके तहत अलग अलग राज्यों में लोगों को बहला फुसलाकर इस मिशन में शामिल किया जा रहा था, जिसका भंडाफोड़ एनआईए और यूपीएटीएस ने कर दिया है। क्या है पूरा मामला और कैसे पीएफआई हमारे देश में अपनी नापाक साजिशों को अंजाम देने की कोशिशें कर रहा है, इसी का कच्चा चिट्ठा आज हमारे खास प्रोग्राम में खोलेंगे। गजवाए हिंद का हुआ पर्दाफाश। देवबंद में चल रहा था ऑपरेशन, यूपीएटीएस ने किया भंडाफोड़, एनआईए कर रहा ताबड़तोड़ कार्रवाई। पाकिस्तान लगातार भारत में अपनी साजिशों को अंजाम देने की कोशिश कर रहा है, लेकिन हमारे देश की सुरक्षा एजेंसियां उसके मंसूबों पर पानी फेर रही हैं। भारत को इस्लामिक मुल्क बनाने का ख्वाब सजाए बैठा पाकिस्तान फिर से अपने मुंह के बल गिरा है। दरअसल हिंदुस्तान के खिलाफ साजिश रच रहे लोगों पर यूपीएटीएस ने तगड़ा एक्शन लिया है, जिसके बाद पाकिस्तान के मंसूबे भी खुलकर सामने आ गए हैं। दरअसल यूपीएटीएस ने देवबंद में छापेमारी कर गजवाए हिंद के 2 स्लीपर सेल को गिरफ्तार किया है। दोनों बांग्लादेशी युवक हैं। यूपीएटीएस को इनके पास से देश विरोधी गतिविधियों में शामिल होने के दस्तावेज बरामद हुए हैं। पूछताछ में पता चला है कि दोनों युवक पाकिस्तानी आतंकी के संपर्क में थे। उसी आतंकी के इशारे पर देश में गजवाए हिंद का स्लीपर सेल नेटवर्क बनाने की तैयारी कर रहे थे। एंटी टेररिस्ट स्क्वाड को देवबंद में बड़ी सफलता मिली है। एटीएस ने देवबंद से 2 गजवाए हिंद को संचालित करने वाले 2 बांग्लादेशी युवकों को गिरफ्तार करने में सफलता पाई है, जो साजिश रचने वालों के लिए जोरदार तमाचा है। पकड़े गए इन लोगों से पूछताछ में पता चला है कि गजवाए हिंद के दोनों स्लीपर्स पाकिस्तानी आतंकी हैंडलर के इशारे पर बड़ी वारदात को अंजाम देने की तैयारी कर रहे थे। इसके लिए इन युवकों ने स्लीपर सेल नेटवर्क तैयार कर लिया था। एटीएस ने इन दोनों के पास से देश विरोधी गतिविधियों से संबंधित इलेक्ट्रॉनिक और कागजी दस्तावेज भी बरामद किए हैं। इनके नेटवर्क से जुड़े लोगों की तलाश की जा रही है। एटीएस सूत्रों के मुताबिक पकड़े गए दोनों युवक देवबंद के मदीना कॉलोनी में रहते थे। शक के आधार पर ये दोनों कई दिनों से इलेक्ट्रॉनिक सर्वेलांस पर थे। एटीएस साइबर स्पेशलिस्ट युवकों की हरकतों पर नजर रख रही थी। इस दौरान सोशल मीडिया का एक चैट पकड़ में आ गया, जो इन्होंने अपने हैंडलर को किया था। इसके बाद एटीएस टीम ने दबिश देकर दोनों को गिरफ्तार किया। लोकल पुलिस के अनुसार गिरफ्तारी के बाद एटीएस टीम दोनों को किसी अनजान जगह पर ले गई, जहां पूछताछ की जा रही है। पुलिस के मुताबिक इन बदमाशों के पास बांग्लादेशी नागरिकता के प्रमाण के साथ भारतीय आधार कार्ड, पैन कार्ड और बाकी दस्तावेज बरामद किए हैं। एटीएस के सूत्रों के मुताबिक दोनों युवक पाकिस्तान के किसी आतंकी संगठन से जुड़े हैं। सोशल मीडिया के अलावा बाकी कई अन्य संगठनों से आतंकियों के संपर्क में ये पहले से ही थे। यहाँ पर दोनों युवकों को गजवाए हिंद मिशन पर भेजा गया था। दोनों करीब 2 साल से मिशन पर देवबंद आए और स्लीपर सेल नेटवर्क खड़ा करने में जुटे थे, लेकिन उनके मंसूबों पर अब पानी फिर चुका है। बना रहे थे स्लीपर सेल। गिरफ्तार किए गए दोनों युवकों ने पिछले दिनों शामली में कुछ युवाओं से संपर्क किया था। उन्हें अपने नेटवर्क से जोड़ने की कोशिश कर रहे थे। इनपुट के आधार पर इन्हें गिरफ्तार किया गया है। एटीएस अधिकारियों के मुताबिक पकड़े गए आतंकियों से उनके संगठन की जानकारी ली जा रही है। पूछताछ में मिली जानकारी के आधार पर पुलिस ने देवबंद और आसपास के इलाकों में दबिश तेज कर दी है। बता दें कि इससे पहले यूपीएटीएस ने देवबंद से कई संदिग्ध बांग्लादेशियों को गिरफ्तार किया है। आमतौर पर देवबंद में दुनिया भर से छात्र पढ़ाई के लिए आते हैं। पढ़ाई की आड़ में आतंकी यहाँ आते हैं और देश विरोधी गतिविधियों की साजिश बनाते हैं। पढ़ाई के लिए मशहूर देवबंद अब अपराधियों के रहने की जगह बनता जा रहा है। इतना ही नहीं, अभी हाल ही में एनआईए ने भी प्रतिबंधित पीएफआई के ठिकानों पर छापेमारी की थी, जिसमें भी कई तरह के राजों से पर्दा हटा था। एनआईए ने की छापेमारी।
नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की टीम ने 11 अक्टूबर को 6 राज्यों यूपी, एमपी, राजस्थान, दिल्ली, महाराष्ट्र और तमिलनाडु में छापेमारी की। रिपोर्ट्स के मुताबिक एजेंसी ने पिछले साल पीएम मोदी की बिहार रैली के दौरान गड़बड़ी पैदा करने से जुड़े एक मामले में छापेमारी की। ये सर्च ऑपरेशन पीएफआई के 20 ठिकानों पर चला। पीएफआई को पिछले साल आतंकी गतिविधियों में शामिल होने के चलते बैन कर दिया गया था। यूपी के 5 शहरों लखनऊ, बाराबंकी, बहराइच, सीतापुर और हरदोई में छापेमारी की गई। लखनऊ के मध्यगंज के बड़ी पकरिया इलाके में 4 गाड़ियों से एनआईए की टीम पहुंची। साथ में पुलिस की टीम भी मौजूद रही। अफसर डॉक्टर शमीम ख्वाजा के साथ ही 3 घरों में छानबीन की गई। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने भोपाल के खानू गांव में भी दबिश दी। यहां से एक बुजुर्ग को हिरासत में लिया। उनका नाम मुश्ताक खान बताया जा रहा है। वो करीब 1 साल पहले ही इस इलाके में रहने आया था। जांच एजेंसियों को उसके पीएफआई से संपर्क के इनपुट मिले हैं। 7 घंटे की पूछताछ के बाद बुजुर्ग को छोड़ दिया गया। इससे पहले एनआईए ने करीब 2 महीने पहले जहांगीरबाद इलाके में छापेमारी की थी। राजस्थान के टोंक शहर में एनआईए की टीम ने बड़ा कुआं क्षेत्र में एक मकान पर छापेमारी की कार्रवाई की। टीम ने संदिग्ध व्यक्ति और उसके परिवार से पूछताछ की। हालांकि टीम ने किसी को गिरफ्तार नहीं किया। सरकार ने पीएफआई पर लगाया बैन। केंद्र सरकार ने पिछले साल 27 सितंबर को पीएफआई और उससे जुड़े 8 संगठनों पर 5 साल का बैन लगाया था। गृह मंत्रालय ने इन संगठनों को बैन करने का नोटिफिकेशन जारी किया था। संगठन के खिलाफ टेरर लिंक के सबूत मिले। केंद्र सरकार ने ये एक्शन यूएपीए के तहत लिया। सरकार ने कहा पीएफआई और उससे जुड़े संगठनों की गतिविधियां देश की सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा है। पीएफआई से खतरा और इसका एजेंडा। पीएफआई और इससे जुड़े संगठन गैर कानूनी गतिविधियों को अंजाम दे रहे थे। ये गतिविधियां देश की एकता, अखंडता और सुरक्षा के लिए खतरा हैं। इनकी गतिविधियां भी देश की शांति और धार्मिक सद्भाव के लिए खतरा बन सकती हैं। ये संगठन चुपके देश के एक बड़े तबके में ये भावना जगा रहा था कि देश में असुरक्षा है और इसके जरिए वो कट्टरपंथ को बढ़ावा भी दे रहा था। क्रिमिनल और टेरर केसेस से जाहिर है कि इस संगठन ने देश की संवैधानिक शक्ति के प्रति असम्मान दिखाया है। बाहर से मिल रही फंडिंग और वैचारिक समर्थन के चलते ये देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा बन गया है। पीएफआई खुले तौर पर तो सोशियो इकोनॉमिक एजुकेशन और पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है, पर ये समाज के खास समुदाय को कट्टरपंथी बनाने के अपने सीक्रेट एजेंडे पर काम करता है। ये देश के लोकतंत्र को दरकिनार कर रहा है। ये संवैधानिक ढांचे का सम्मान नहीं कर रहा है। पीएफआई ने अपने सहयोगी और फ्रंट बनाए। इसका मकसद समाज में युवाओं, छात्रों, महिलाओं, इमामों, वकीलों और कमजोर वर्गों के बीच पैठ बढ़ाना था। इस पैठ बढ़ाने के पीछे पीएफआई का एकमात्र मोटिव अपनी मेंबरशिप प्रभाव और फंड जुटाने की क्षमता को बढ़ाना था। इन संगठनों की बड़े पैमाने पर पहुंच और फंड जुटाने की क्षमता का इस्तेमाल पीएफआई ने अपनी गैर कानूनी गतिविधियां बढ़ाने में किया। यही सहयोगी संगठन और फ्रंट्स पीएफआई की जड़ों को मजबूत करते रहे। बैंकिंग चैनल्स, हवाला और डोनेशन के जरिए पीएफआई और इससे जुड़े संगठनों के लोगों ने भारत और विदेशों से फंड इकट्ठे किए। ये उनके पहले से प्लान किए गए आपराधिक षड्यंत्र का ही एक हिस्सा था। इस फंड के छोटे छोटे हिस्सों को कई अकाउंट्स में ट्रांसफर किया गया और ऐसा दिखलाया गया कि ये लीगल फंड है, लेकिन इसका इस्तेमाल आपराधिक, गैर कानूनी और आतंकवादी गतिविधियों में किया गया। पीएफआई की तरफ से जिन जरियों से बैंक अकाउंट्स में पैसा ट्रांसफर किया गया वो अकाउंट होल्डर के प्रोफाइल से भी मैच नहीं करता। इस फंड के जरिए पीएफआई जिन गतिविधियों को अंजाम देने का दावा करता है वो भी नहीं किया गया। इसके बाद इनकम टैक्स ने पीएफआई और रिहाब इंडिया फाउंडेशन का रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया। उत्तर प्रदेश, कर्नाटक और गुजरात सरकार ने भी पीएफआई को बैन करने की सिफारिश की थी। पीएफआई संगठन के मेंबर्स ने इराक, सीरिया और अफगानिस्तान में आईएसआईएस ज्वाइन किया। कई मुठभेड़ों में मारे गए कई मेंबर्स की गिरफ्तारी हुई। देश में भी राज्यों की पुलिस और केंद्रीय एजेंसियों ने मेंबर्स को अरेस्ट किया। पीएफआई के कुछ फाउंडिंग मेंबर्स सिमी के लीडर्स थे। इनके संबंध जमात उल मुजाहिदीन बांग्लादेश से थे। ये दोनों प्रतिबंधित संगठन हैं। साल 2006 में मनीता नीति परसाई और नेशनल डेवलपमेंट फंड नामक संगठन ने मिलकर पॉपुलर फ्रंट इंडिया का गठन किया था। ये संगठन शुरुआत में दक्षिण भारत के राज्यों में ही सक्रिय था, लेकिन अब यूपी, बिहार समेत 23 राज्यों में फैल चुका है, जिस पर कानूनी कार्रवाई लगातार जारी है। कच्चा चिट्ठा में आज के लिए फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।